रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ किस्मत के कितने धनी हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए उनकी राहों के कांटे आज पलकों से चुने जा रहे हैं। जी हां, नवाज शरीफ किस्मत का वो धनी है कि पाकिस्तान की जिस अदालत ने उन्हें ताहयात सियासत से ही बेदखल किया, आज वही सुप्रीम कोर्ट खुद कौम को बता रही है कि उनके जजेस का फैसला गलत था। सुप्रीम कोर्ट मान रही है कि कोई सियासतदान ताहयात नाअहल नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ किस्मत का वो धनी है जिसे ये सब वक्त पर और बिन मांगे मिल रहा है। जी हां, ये एक हकीकत है कि नवाज शरीफ अपनी ताहयात नाअहली के खिलाफ कभी किसी अदालत गए ही नहीं। सियासतदानों की ताहयात नाअहली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उसमें नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून कभी फरीक थी ही नहीं। वो कहते हैं ना कि जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। जी हां, साकिब निसार कोर्ट का फैसला इतना गलत था कि हमारी मौजूदा सुप्रीम कोर्ट इसका बोझ बर्दाश्त ना कर सकी और इस फैसले को खुद ही बुलडोज करने पर मजबूर हो गई। नवाज शरीफ किस्मत के वो धनी हैं जिनकी सियासत पहले परवेज मुशर्रफ ने खत्म की, मगर फिर वो वक्त भी आया जब परवेज मुशर्रफ ने दुबई के एक छोटे से फ्लैट में टीवी स्क्रीन पर नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा का हल्फ उठाते देखा। नवाज शरीफ किस्मत का वो धनी है जिसकी सियासत 2017 में आसिफ अली जरदारी भी खत्म कर चुके हैं। जरदारी साहब तो नवाज शरीफ के साथ साथ मरियम नवाज की सियासत भी दफन कर बैठे थे, और आज वो ही आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ के ना सिर्फ सियासी हलीफ हैं बल्कि उनकी वजारत उज़्मा में सदर पाकिस्तान बनने की भी आस लगाए बैठे हैं। नवाज शरीफ को मुल्क की सियासत से बार बार निकाला जाता है, मगर हर बार, जी हां, हर बार वो ना सिर्फ कम बैक करते हैं बल्कि सीधा वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बराजमान हो जाते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नवाज शरीफ के रास्ते की आखिरी रुकावट यानी ताहयात नाअहली खत्म होने के बाद नवाज शरीफ का चौथी बार वजीर आजम मुंतखब होना अब पत्थर पर लकीर है? क्या सियासी स्टेज एक बार फिर नवाज शरीफ के लिए सजाया जा चुका है? क्या आइंदा हुकूमत माइनस तहरीक इंसाफ तमाम जमातें मिलकर बनाने जा रही हैं? 2024 का सियासी मंजरनामा क्या होगा, यही जानने के लिए सीधी बात जोन में इस वक्त मुझे ज्वाइन किया हुआ जी वेरी ऑनरेबल ताहिरा औरंगजेब साहिबा ने, पीएमएलएन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मेरे साथ बनी हुई है जी डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी सलमान मुजाहिद साहब, एमक्यूएम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ताहिरा औरंगजेब साहिबा, आगाज मैं आपसे करना चाहूंगी। मुबारकबाद दे दूं आपको, वैसे डबल मुबारकबाद बनती है, एक ही मुबारकबाद तो मैं आपको एडवांस दे देती हूँ, और वो मुबारकबाद ये है कि सिर्फ नवाज शरीफ साहब भी किस्मत के धनी नहीं है, आप भी किस्मत की बहुत धनी है। आप भी दोबारा नेशनल असेंबली में आ रही हैं, रिजर्व सीट्स पे सबसे टॉप पर आपका नाम है, तो उसके लिए आपको मुबारकबाद। दूसरी मुबारकबाद मैं आपको देना तो चाहती हूँ, मेहरबानी जी। दूसरी मुबारकबाद मैं ताहिरा साहब आपको देना तो चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि नवाज शरीफ का ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ताहयात नाअहली खत्म करने का, उसके अंदर नून लीग के अंदर सफे मातम बिछा हुआ है। इतना बड़ा फैसला, इतनी बड़ी जीत नून लीग की, इतनी बड़ी जीत नवाज शरीफ की, ना कोई ढोल, ना कोई ताशे, ना कोई जश्न, ना कोई आतिशबाजी, ना कोई मिठाइयां, इतनी सूखी सूखी। कौन है जो उदास है इस फैसले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी उदास नहीं है पार्टी के अंदर, ना ही पार्टी के बाहर, ना पाकिस्तान के अवाम, ना मुस्लिम लीग नून के ओहदेदार और कारकुनान। दरअसल ये फैसला जो है, ये बहुत ही, आपने सही कहा कि नवाज शरीफ किस्मत के धनी हैं, और जिस तरह से साकिब निसार साहब ने उस वक्त के ताहयात नाअहली का फैसला किया था, केस बना इन पे अकामा का, पनामा का केस बना और अकामा में इनको नाअहल कर दिया गया जी। वो केस भी बड़ा उल्टा पुल्टा सा बना के इन्होंने किया, और 2017 में तरक्की का सफर पाकिस्तान का वहीं थम गया जहां नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया। और अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने उसी फैसले को कालेदम करार दिया, और नवाज शरीफ साहब माशाल्लाह अहल भी हो गए इलेक्शन लड़ने के भी और सियासत के भी, और जहांगीर तरीन साहब भी इसी तरह इस शिक के बाद अहलियत के हामिल हो गए इलेक्शन लड़ने के। यही तो मैं कह रही हूँ, पार्टी में बहुत खुशी है, तमाम कारकुनान खुश है। फीकी खुशी नजर ही नहीं आ रही। सबने सजदा शुक्र अदा किया। मुझे लगा था ताहिरा साहिबा आप खुद अपने हाथों से फ्रूट चाट और हलवे बना के बांटेंगी, मुझे तो कोई तस्वीर नहीं नजर आई, कोई वीडियो नहीं नजर आया। काहे की खुशी? हमारा मुंह मीठा करा देती हैं आप।
देखिए मैं यहाँ नहीं थी, मैं लाहौर से आई हूँ ट्रैवल करके और मैं वापस आई हूँ। इंशाल्लाह ताला सबका मुंह मीठा करवाएंगे। ये बहुत बड़ी खुशी है और खुशखबरी पूरे अवाम के लिए है कि पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर नवाज शरीफ की क़यादत में ना सिर्फ ये कि 2024 का हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, बल्कि मुस्लिम लीग एक मरतबा फिर चौथी दफ़ा नवाज शरीफ साहब को अपने वोट देकर वजीर आजम भी मुल्क का बनाएंगे और पाकिस्तान दोबारा से तरक्की की शाहराह पे गामजन होगा। माशी तरक्की होगी, बेरोजगारी का खात्मा होगा, महंगाई का खात्मा होगा। इंशाअल्लाह ताला बिजली और गैस की लोड शेडिंग खत्म होगी, सी पैक को रवां दवां किया जाएगा इंशाअल्लाह पूरी आबोताब के साथ, और मुल्क जो एक दफा फिर खुशहाली का सफर तय करेगा। वो सफर जो 2017 में रुक गया था उसको असर नौ फिर नए सिरे से शुरू किया जाएगा इंशाअल्लाह। चलिए जी, अल्लाह करे। हम तो सिर्फ ये दुआ ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान की जो आवाम है उनको राहत मिले और उनके तमाम मसाइल हल हों। शर्मिला फारूकी साहिबा, 2 सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। सबसे पहला तो सवाल ताहिरा औरंगजेब और उनकी पार्टी से रिलेटेड है, और वो ये है कि कॉन्फिडेंस देखा आपने ताहिरा साहिबा का? ये कॉन्फिडेंस सिर्फ इसलिए नहीं है कि दोबारा नेशनल असेंबली में जा रही है, ये इसलिए भी कॉन्फिडेंस है कि नवाज शरीफ साहब चौथी बार वजीर आजम बन रहे हैं। इन्होंने सवाल के जवाब में मुझे पूरा अपना मंशूर बता दिया है। आप ये कॉन्फिडेंस देख रही हैं? जी शुक्रिया बीनिश, बिल्कुल बिल्कुल। ये कॉन्फिडेंस आज का नहीं है, ये कुछ अरसे से चला आ रहा है, और मुझे तो गालिबन ऐसा लगता है कि एक स्क्रिप्ट के तहत तमाम मामलात चल रहे हैं। आपको याद होगा कि शुरू दिन से पीपल्स पार्टी जब इलेक्शन की तारीख का मुतालबा कर रही थी इलेक्शन कमीशन से, तो नून लीग वो तारीख दे रही थी। इसी तरीके से ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे कि मियाँ साहब वापस आएंगे, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, वो जलसा करेंगे, फिर वो घर जाएंगे। फिर ये भी कह रहे थे कि जनाब उनकी सजाएं मुअत्तल हो जाएंगी, फिर ये भी कह रहे थे कि वो बरी हो जाएंगे, फिर ये भी कह रहे थे कि वो चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। तो हर चीज उस स्क्रिप्ट के तहत चल रहा है। जब हम बात करते हैं ना रिपीट टेलीकास्ट की, आपने शायद चंद रोज कबल डॉन का एडिटोरियल पढ़ा होगा जिसमें ये बात की गई थी कि ये 2018 का रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है 2024 में, और वो इस तरह हो रहा है कि 2018 में एक लाडला था, सिलेक्शन हुई थी, और 2024 में भी सिलेक्शन होने जा रही है। और उस एडिटोरियल के अंदर इस बात पे भी अफसोस का इजहार किया कि वो गैर जमहूरी कुव्वतें जिसको पीपल्स पार्टी हमेशा से डिफीट करना चाहती है, उन्होंने दोबारा से सर उठा लिया है और तकवीत हासिल कर ली है। अच्छा, अब अगर हमारे मुल्क के अंदर यही हालात और मामलात रहे तो फिर इलेक्शंस का तो फायदा नहीं है ना बीनिश। इस मुल्क में इस वक्त 12 करोड़ 60 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिसमें से 65% तकरीबन यूथ है। अगर आप बैलेट पे एक बार फिर टाका डालेंगे तो क्या होगा? वही बेचैनी, वही अफरा तफरी, वही सियासी गैर इस्तेकामी, वही माशी बदहाली। क्या होगा? लोगों को अपना नुमाइंदा चुनने दें, गो इन इलेक्शंस। और मैं एक चीज में आपकी वजाहत करना चाहूंगी, एंड आई एम श्योर यू नो इट, आप बहुत ही समझदार एक जर्नलिस्ट भी हैं। इस मुल्क में इस वक्त क्या आपको इलेक्शन का माहौल नजर आ रहा है? वो आपको नजर आ रहा है कि पीएमएलएन वहां जलसा कर रही है, तो फलां जमात वहां जलसा कर रही है, तो कोई उधर वर्कर कन्वेंशन हो रहा है? पीपल्स पार्टी के सिवा कोई ना जलसे कर रहा है, ना वर्कर्स कन्वेंशन कर रहा है, ना डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहा है। सब आपस में बैठे हुए हैं, सीट एडजस्टमेंट हो रही है, मेल मिलाप हो रहा है, अलायंसेस हो रहे हैं, ये चीजें हो रही हैं। ऑन ग्राउंड अवाम के पास तो कोई लेके ही नहीं जा रहा अपना मंशूर तो आया ही नहीं किसी का। बिलावल भुट्टो सरदारी जब अपना 10 नकाती एजेंडा देते हैं ना, तो वो उस मुल्क के उन मसाइल की बात कर रहे हैं और उसका सोल्यूशन दे रहे हैं। इस मुल्क की यूथ को क्या चाहिए? कैरियर काउंसलिंग चाहिए, जॉब प्लेसमेंट्स चाहिए। इस मुल्क के अंदर महंगाई को किस तरीके से कम किया जाएगा, इस मुल्क के अंदर किस तरीके 30 लाख घर बनाए जाएंगे, सेहत की सहूलियात कैसे बेहतर की जाएंगी, किस तरीके से आप किसान को सपोर्ट देंगे सब्सिडी देके, किस तरीके से आप BISP के अंदर मजीद घरानों को बढ़ाएंगे, वसीलाए हक, वसीलाए सेहत, रोजगार देंगे, इस मुल्क से भूख मिटाएंगे। ये तमाम चीजें बिलावल भुट्टो बता रहे हैं। कोई और जमात आपको बता रही है अपना मंशूर कि इलेक्शन अगर हम जीत जाते हैं तो अवाम की खिदमत कैसे करेंगे? अच्छा, बिलावल भुट्टो कुछ और भी बता रहे हैं, और मैं यहाँ पे आपसे लिबर्टी लेते हुए, कंसिडरिंग दैट वी शेयर अ वेरी गुड इक्वेशन पर्सनली एज वेल एंड प्रोफेशनली आल्सो, मैं आपको ये कहूंगी, आप या तो बिलावल से 4-5 कदम आगे जा रही हैं, या फिर मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी जो अभी आपने लाइन दी है उस पर आने वाले दिनों में आने वाली है। कल बिलावल को मैं सुन रही थी, उनसे एक टेलीविजन शो में सवाल पूछा गया कि क्या 2024 के लाडले नवाज शरीफ हैं, तो उन्होंने जवाब दिया नहीं, इलेक्शन होने दें उसके बाद बताऊंगा। लेकिन आपने पूरी स्क्रिप्ट
इस शो के अंदर खोल करके सामने रख दी। आपने पूरी स्क्रिप्ट के जो डायलॉग्स थे, जो पूरा सीक्वेंस था कि उसका स्क्रीन प्ले भी क्या होगा, वो भी मेरे सामने रख दिया। इसलिए मैं आपको बड़े तहम्मुल से सुन रही थी। अब आप ये बताइए कि आप बिलावल भुट्टो से आगे हैं या बिलावल भुट्टो को ये पॉइंट देने में चूक हो गई, वो भूल गए ये पॉइंट देना इंटरव्यू में? देखिए जी, साफ साफ बात यह है कि इस मुल्क में कोशिश तो यही है कि किसी तरीके से बैलेट पे डाका पड़ जाए। मैं तो आपको इंडिपेंडेंट अखबारात के जो तज्जिया हैं, इंडिपेंडेंट जो जर्नलिस्ट हैं, उनकी जो आरा है वो बता रही हूँ, जो ऑन ग्राउंड आपको नजर आ रहा है। हमारी कोशिश ये है कि इस मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, और जो लोग इलेक्शंस वाकतन चाहते हैं और चाहते हैं कि हकीकी तौर पे अवाम के नुमाइंदे सामने आए, वो यही चाहते हैं कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। अगर तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाते हैं, देयर इज नो वे कि पंजाब से वजीर आजम आए। फिर इस मुल्क के अंदर उन लोगों को चुना जाएगा जो वादे करते हैं और उन वादों पे पूरा उतरते हैं, जिसमें सबसे सरे फहरिस्त है बिलावल भुट्टो जरदारी। ये जो 10 नकात हमने दिए हैं ना, इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमने सिंध में शुरू नहीं की। हम कर चुके हैं यहाँ पर, और यही हम कहते हैं कि अगर हमें इक्तदार मिलता है तो हम बाकी पाकिस्तान में भी इसको आगे लेके जाएंगे। मैं आपको NSCVD की मिसाल देती हूँ कि सारे सूबों से, सारे पूरे पाकिस्तान से यहाँ आके लोग इलाज कराते हैं। गंबड़ में जो लिवर का फ्री ट्रांसप्लांट होता है, पूरे मुल्क से लोग यहाँ पर आते हैं। हम चाहते हैं कि इसी तर्ज का इंस्टीट्यूट हम बाकी सूबों के अंदर भी बनाएं, और ये उसी वक्त पॉसिबल है जब हमारी हुकूमत वफाक के अंदर हो, जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं इस मुल्क के वजीर आजम हो। देखिए, पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, कभी पेट्रियट्स बना दिए गए, कभी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना दी गई, कभी जनाब RTS बैठा दिया गया, बहुत सारी चीजें इस मुल्क के अंदर हुई हैं। फिर भी पीपल्स पार्टी कभी मैदान छोड़ के नहीं भागती। पीपल्स पार्टी हमेशा डट के मुकाबला। आप 2024 में भी तनहा खड़े हैं। मैं आपको बताऊंगी कि आप 2024 में शर्मिला तनहा कैसे खड़े हैं। मुझे अब अभी जरा अलाउ करें, क्योंकि आपसे काफी आपने पॉइंट्स रेज किए हैं, काफी लंबी बात हो गई। मैं जरा ताहिरा साहिबा से एक रिस्पॉन्ड ले लूं। ताहिरा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक तो रिस्पॉन्ड दे दीजिएगा, मेरा सवाल साथ में ले लीजिए। और सवाल वही है कि जाहिर सी बात है, नवाज शरीफ साहब के रास्ते के पूरे कांटे जो है वो क्लियर हो चुके हैं। कल तक तो उनके कागजात नामजदगी भी डाइसी थे, लेकिन अब जाहिर सी बात है, अब क्योंकि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन खत्म, व्हिच मींस कि नवाज शरीफ कैन बी द प्राइम मिनिस्टर। वो खुद अगर चाहें कि जी मैंने नहीं बनना और मैं इसको नॉमिनेट करता हूं, सिर्फ इसी सूरत में वो वजीर आजम नहीं बनेंगे, वरना हालात तो उन्हीं के वजीर आजम बनने के हैं। तो अगर वो वजीर आजम बनते हैं तो ताहिरा औरंगजेब साहिबा इस दफा वो कुछ अलग किस्म के वजीर आजम होंगे, जो इस दफा की उनकी जिला वतनी है। नवाज शरीफ साहब ने उस जिला वतनी से कुछ सीखा है, क्योंकि जो पिछली दफा उनकी जिला वतनी थी ना, उसके बाद जब वापस आए थे तो वो कुछ सीख कर नहीं आए थे। इस दफा के वजीर आजम नवाज शरीफ कुछ मुख्तलिफ होंगे। नवाज शरीफ साहब टोटली मुख्तलिफ होंगे। आपने उनका यादगार पाकिस्तान का पहला जलसा देखा और सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं किसी जाती इंतकाम पे यकीन नहीं रखता। जो पाकिस्तान के अवाम के साथ नाइंसाफ़ी हुई, मैं सिर्फ उसकी बात करूंगा और उनके लिए बेहतरी के लिए काम करूंगा। मेरा कोई ज़ाती सियासत जो मेरे साथ हुई, मेरे अहले खाना के साथ हुई, मैं उनका जिक्र भी नहीं करूंगा और मैं किसी किस्म का बदला भी नहीं चाहूंगा। जैसा कि मेरी बहन शर्मिला ने कहा कि वो लाडले इस तरह लगातार 500 पेशियां नहीं भुगतते, कभी एहतसाब कोर्ट, कभी नैब कोर्ट, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट। जितनी पेशियां उन्होंने मरियम नवाज साहिबा के साथ अपने शाना बशाना खड़े होकर पेशियां भुगती, लाडलों की ये पेशियां नहीं होती। लाडलों के लिए तो सुप्रीम कोर्ट के गेट ही अलग खोले जाते थे, फिर उन्हें देख के गुड टू सी यू कहा जाता था, फिर उनका हाल अहवाल पूछा जाता था, फिर उनके लिए रास्ते अलग मुतय्यन किए जाते थे, फिर उनकी हाजिरी गाड़ी के अंदर ही लगा ली जाती थी। ये पता नहीं किस किस्म के लाडलों को किस किस्म के लाडलों से मिला रही हैं। और नवाज शरीफ साहब, वाकई ये हकीकत है कि इस दफा बिल्कुल बदले में नवाज शरीफ साहब हैं, और उनका जहन जो है और उनका दिल जो है सिर्फ इस पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी का सोचता और धड़कता है, और पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात को किस तरह से काबू किया जाएगा, किस तरह से उनके लिए। आपकी बात मैंने सुनी, आपका पॉइंट मेरे पास आया मैडम, लेकिन मसला ये है ताहिरा साहिबा कि ये दलील ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। मैं आपकी मोहब्बत, आपकी पार्टी और आपके ताहयात कायद के लिए समझ सकती हूँ, लेकिन ये लॉजिकली ना कुछ बैठ नहीं रही चीज। क्योंकि आप लोग इमरान खान साहब को लाडला कहते हैं, पीपल्स पार्टी भी उन्हीं को कहती थी। आप देखें, वो भी देख लें, इमरान खान साहब वो भी तो अदालतों में जा रहे हैं, पेशियां भुगत रहे हैं, बल्कि उनके लिए तो जेल के अंदर ही अदालतें लगाई जाती है, उनको तो जेल से भी नहीं बाहर आने दिया जा रहा। उन्होंने तो बाहर की दुनिया देखी नहीं है पिछले इतने महीनों से। तो ये तो कोई दलील ना हुई कि अगर आप कोर्ट्स में जा रहे हैं या अगर आपके ऊपर केसेस चल रहे हैं तो आप लाडले ना हुए। कोई और दलील दे।
कोई और दलील दे जिससे पीपल्स पार्टी भी कन्विंस हो जाए कि आप लाडले नहीं वो है। पूरी पाकिस्तान में जी देखिए, वो अपने घर में बैठ के तो कैंपेन नहीं करेंगे ना, वो पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन लीड करेंगे। अभी भी हमारे इलेक्शंस के जलसे शुरू हैं, जैसे कि बिलावल भुट्टो साहब कर रहे हैं, इसी तरह मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, हमजा साहब, बाकी उम्मीदवार जो जो जिस हलके में है, रावलपिंडी में 8-10 हलके जो हैं, इनमें भी रोजाना जलसे हो रहे हैं। जलसे हर कोई कर रहा है और इलेक्शन की तैयारी भी है, और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन भी 8 फरवरी को होंगे, ना एक घंटा आगे होंगे ना एक घंटा नवाज उससे शरीफ पहले साहब होंगे। ने नवाज शरीफ साहब ने एक नया रिकॉर्ड कायम करना है इस दफा। किस्मत के तो वो धनी है, मैं तो मान रही हूँ, वो वाकई किस्मत के धनी है कि बार बार उनको गिराया जाता है, बार बार वो उठते हैं, बार बार वो वजीर आजम बनते हैं। ये कोई किस्मत वाला शख्स ही कर सकता है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या वो इस दफा किस्मत के धनी होने का? बात भी है सर मेरी बात मुकम्मल होने दें, मेरी बात अल्लाह ताला का बड़ा करम। मेरी जी मेरी बात मुकम्मल होने दें। क्या वो इस दफा एक नया रिकॉर्ड कायम करने वाले हैं कि बगैर नवाज शरीफ अपने हलके में गए, बगैर नवाज शरीफ खुद कोई जलसा किए, बगैर नवाज शरीफ खुद कोई कैंपेन किए वो वजीर आजम बन जाएंगे? तो ये तो वाकई किस्मत ही होगी। देखिए, अल्लाह ताला का बड़ा करम और रहम है उन पर, और अल्लाह ताला को उनकी कोई तो अदा पसंद है ना कि जिस तरह वो चौथी मरतबा वजीर आजम बनने जा रहे हैं, लेकिन वो हल्के में जाएंगे। वो ना सिर्फ ये कि अपने हल्के के जलसे करेंगे, वो पूरे पाकिस्तान में उनके जलसों का शेड्यूल अनाउंस किया गया है। पहला जलसा वो मानसेरे में आके कर रहे हैं, और ये उनका पूरे पाकिस्तान के अंदर जलसों का शेड्यूल मुरतब कर दिया गया है। वो पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह कैंपेन को लीड करेंगे, और तमाम हल्कों में जहां तक हो सकेगा इस मुख्तसर टाइम में वो खिताब भी फरमाएंगे और जाएंगे भी, और अपने हल्के की कैंपेन भी इंशाअल्लाह ताला करेंगे। और ये भी अल्लाह ताला का खास करम और अनायत है कि चौथी मरतबा अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी अता करेंगे और मुल्क के वजीर आजम बनाएंगे। और नवाज शरीफ को एक क्रेडिट इस बात का मैं जरूर देती हूँ कि जो बात वो करते हैं वो अपने अहदे हुकूमत में पूरी करते हैं, अपने तमाम वादे पूरे करते हैं। उन्होंने कहा था मैं पाकिस्तान में अमन कायम करूंगा, और 2017 में आपने देखा कराची से खैबर तक अमन कायम हुआ हमारी गवर्नमेंट के दौरान। उन्होंने कहा मैं लोड शेडिंग का खात्मा करूंगा, नए पावर प्लांट्स लगे, लोड शेडिंग का खात्मा होगा, गैस की लोड शेडिंग खत्म हुई, हेल्थ कार्ड हमने इजरा किया। जो जो बात नवाज शरीफ साहब ने कही, मुझे ब्रेक पर जाना है। आपने अपनी बात भी कर दी, आपने तो पक्का उनको वजीर आजम बना ही दिया है, सिर्फ ओथ लेना बाकी है उनका। आपने कहा कि वो जलसे शुरू करेंगे, मानसेरा से पहला जलसा करेंगे, तारीख भी बता दें, फिर मैं जरा ब्रेक पर जाती हूँ। वापस आके मैंने बाकी पैनलिस्ट की तरफ जाना, कोई तारीख है? नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह, अगले हफ्ते से मानसेरे का पहला जलसा होगा जी, नेक्स्ट वीक से। चलें जी, मुझे ब्रेक लेने की इजाजत दीजिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो भाई ये तो बड़ी खबर आ गई है कि अब नवाज शरीफ साहब सिर्फ 180 एज में नहीं आपको नजर आएंगे लाहौर में अपने ऑफिस में, बल्कि अब वो अवाम में जाने वाले हैं अगले हफ्ते से। ब्रेकिंग न्यूज हम आपको ये सीधी बात में ही दे रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन के सिलसिले को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। इस वक्त मेरे साथ बनी हुई है वेरी ऑनरेबल जितायरा औरंगजेब साहिबा, पीएमएलएन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, एंड वेरी ऑनरेबल डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है। डॉक्टर साहिबा, मैं आपकी तरफ आऊंगी, मुझे ये बताइए कि अगेन बिलावल साहब का वही मुझे लग रहा था कि वो कुछ ज्यादा खुश नहीं है, ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ताहयात ना अहली को बिल्कुल खत्म किया गया और अब मुद्दत 5 साल होगी। मैं आपको बताती हूँ व्हाई आई सेड दैट। तहम्मुल से मेरा सवाल सुनिएगा, फिर आई विल बी ऑल लिसनिंग टू यू। मामला ये है कि बिलावल साहब ने कहा कि भाई ये नवाज शरीफ साहब सिर्फ ये ना खुश हों कि सिर्फ उनके लिए ये जो है ना अहली खत्म हुई है, कल को इमरान खान साहब भी उससे फायदा उठाएंगे। अब आपकी पार्टी जो कि कहती रही है कि जमहूरियत जो है वो बेहतरीन इंतकाम है, आप लोग जमहूरियत और इसकी जमहूरी रवादारियों में यकीन रखते हैं, ऐसे में तो आपको खुश होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग एक सच्चाई है। हर इंतखाबात में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोया जाता है, और जो आईनी तौर पर, आईनी तो खैर नहीं कह सकती, जो कानूनी तौर पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है ना, जो कि एक अदालती लिबादे में होती है, उसका रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात ना अहली खत्म करके रास्ता ही बंद कर दिया। सबसे ज्यादा खुश तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होना चाहिए था, लेकिन इसके ऊपर भी एक वियर्ड किस्म का कंपैरिजन नजर आया। मैं तो चाहूंगी ही नहीं कि कोई भी सियासतदान डिस्क्वालीफाई हो लाइफ टाइम, अवाम डिस्क्वालीफाई करे ना उनको, अदालतें क्यों करे जी। देखिए बीनिश, इस वक्त जो डिस्कशन है ना, अनफॉर्चुनेटली ये नहीं होना चाहिए कि किसकी नाअहली खत्म हुई, इलेक्शन की तारीख कहाँ से आई। अनफॉर्चुनेटली तमाम मामलात के अंदर
अगर इदारे अपना काम नहीं करेंगे तो फिर दूसरा इदारा इंटरवीन करके उसको वो काम करवाना पड़ेगा। इलेक्शन की तारीख भी इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट दिलवाता है, इलेक्शन कमीशन ने खुद नहीं दी। हमने उसको हुशाइन कहा, लेकिन ख्वाहिश यही थी कि इलेक्शन कमीशन वो तारीख देता, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के नतीजे में। इलेक्शन शेड्यूल जारी किया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के नतीजे में, 3 घंटे देते सुप्रीम कोर्ट ने। इस मुल्क के अंदर, और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ बेनिश, और ये बड़ी इट्स अनफॉर्चुनेट कि हमें पाकिस्तान के हवाले से ये बात करनी पड़ती है और कहनी पड़ती है, अच्छा भी नहीं लगता मुझे बात कहते हुए। जब तक इस मुल्क में बिकने के लिए चीजें रहेंगी, खरीदार रहेंगे, जब जब आप उन गैर जमहूरी कुव्वतों के साथ मेल मिलाप करके बैकडोर चैनल से इक़्तिदार में आने की ख्वाहिश रखेंगे, कोई ना कोई होगा जो आपको ले ही आएगा। लाडले की बात की गई ना यहाँ पर, अवाम के लाडले बने, जाएं। अगर आपने इतने अच्छे काम किए हैं और आप समझते हैं आपकी इतनी पजीराई है अवाम के अंदर, तो आपको तो सबसे पहले अवाम के अंदर जाना चाहिए था। अवाम को बताना चाहिए था मैंने ये काम किया, अब आगे मैंने ये काम करने, मुझे वोट दो। ठीक है, ये तो एडजस्टमेंट्स फला, ये तमाम चीजें, ये तो गैर जरूरी। और मैं तो हैरान हूँ, मुझे बड़ी हैरानगी हुई। पीपल्स पार्टी ने, सिंध में हमारी स्ट्रेंथ है, हमने किसी के साथ अलायंस नहीं किया, कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं किया, हम करेंगे भी नहीं। इसके बरक्स पीएमएल जब कहता है कि हम 125 सीटें ले जाएंगे पंजाब से, तो आप शुजात के घर भी 15 साल बाद चल के चले गए। आपको इस नहज पे ले आई तमाम चीजें कि आप वहां भी चले गए, वहां पर भी आप वो कौन सी नई जमात बनी है, वो आईपीपी क्या कहते हैं उसे, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। ऐसे ना करें कि क्या कहते हैं उसको आईपीपी कहते हैं, और ये वो आईपीपी है जो जीत करके तमाम तर वोट नून लीग को देने वाली है। आप तनहा रह गए, आप अकेले रह गए शर्मिला। आप तनहा नहीं रहे, मैंने आपको बताया ना कि हर दौर के अंदर कभी आईजीआई बनाई जाती है, कभी पेट्रियट्स बनाई जाती है, कभी आरटीएस बैठ जाता है, आईपीपी बन गई है। तो चले ठीक है, ये भी इस मुल्क में हमने देखा है, देखते आए, कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए। तो इन लोगों से अलायंस करना, इनके साथ सीट एडजस्टमेंट करना, मैं हैरान हूँ। इतना आपने जबरदस्त अगर काम किया होता पंजाब के अंदर, तो आपको तो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर इलेक्शन में जाना चाहिए था, कम से कम पंजाब में। चले बलूचिस्तान में आप चले गए इलेक्टेबल्स लेने के लिए, बाकी जगह पे आप घूम रहे हैं, लेकिन पंजाब में तो आपको जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। यू शुड बी स्वीपिंग पंजाब ऑन योर ओन, लेकिन वो नहीं होने वाला, वो नजर आ रहा है ऑन ग्राउंड। अगर आप जाएं, मैं 2-3 प्रोग्राम्स की क्लिपिंग्स देख रही थी कुछ दिनों के, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरीके से लाहौर के अंदर कैंपेनिंग की है, राइट, हर बंदा वहां खड़े होके कह रहा है मैंने बिलावल को वोट देना है। ये आपके गढ़ में है, ये पीएमएल के गढ़ में है। आए ना यहाँ पर मियां साहब, कैंपेन करें ना कराची के अंदर, आए लाड़काना में आए। सलमान भाई, सबसे पहले तो मैं पहला टेक आपके ऊपर वही सुप्रीम कोर्ट की जो ताहयात ना अहली को खत्म किया गया है सियासतदानों के लिए, मैं इसके ऊपर आप लोग का ऑफिशियल मौकफ चाहते हैं। आप खैर मौकदम करते हैं इस फैसले का, आपको कोई अगर मगर नजर आ रहा है, आप नवाज शरीफ साहब को और जहांगीर खान तरीन साहब को मुबारकबाद देंगे कि जी वो फाइनली इस फैसले की रोशनी में उसके बाद मुकम्मल तौर पर 100% रेडी हैं इन इलेक्शंस को कंटेस्ट करने के लिए। व्हाट्स योर टेक सलमान भाई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया विनय साहिबा, आपको और आपके मेहमानों को व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। देखें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और मैं समझता हूँ कि खुशाइन फैसला है। उसकी वजह यह है कि आर्टिकल 62 और 63 जो है 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में जब इसको इंडक्ट किया गया था तो वो इतनी शराइत नहीं थी, लेकिन जो जियाउल साहब थे जो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने 85-86 में जो है 62 63 में ये तमाम शराइत डाल दी। और स्पेसिफिकली जो 62(1)(a) जो है उसमें उन्होंने कोई चीज ये नहीं दी, एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि कितने साल की नाअहली होगी, लेकिन उसको जो है इंटरप्रेट ये कर लिया गया हमारी कोर्ट की जानिब से मुख्तलिफ केसों में मौके से कि ये लाइफ टाइम होगा। तो मैं समझता हूँ कि 5 साल ही इनफ, अगर आपने किसी को कोई गलती की सजा देनी है या कोई उसने जानबूझ के कोई ऐसी चीज छुपाई है तो ठीक है, 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दें आप, उसके बाद वो दोबारा से आ सकता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि एक कॉलम होता है जब आप नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं कि आपके ऊपर कितने केसेस पेंडिंग हैं 6 माह पहले इलेक्शन से पहले, और आप कोई कन्विक्शन तो नहीं है। उसके बाद भी अगर आप ये कहते हैं कि जी पेंडिंग है और हम जमानत से तो आपको इलेक्शन लड़ने का तो इख्तियार मिल जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी एक रिवायत है। और अभी हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस साहब हैं काजी फाहिद ईसा साहब,
वो तमाम पार्टीज को रिलीफ दे रहे हैं। वो ये नहीं कि किसी एक पार्टी को रिलीफ दे रहे हैं, जो भी उनके पास जा रहा है, जो मेरिट पे बनता है उसको रिलीफ दे रहे हैं। अब जहाँ तक आपने नवाज शरीफ साहब की बात की, जहांगीर तन्नी साहब की बात की, तो दो ही ऐसे केसेस थे जो रिसेंट पास में हमारे सामने आए थे। अब मेरे ख्याल में अगर मैं कहूँ कि अगर पार्लियामान को ये इख्तियार था तरमीम करने का, उन्होंने तरमीम कर दी थी और उस मुद्दत को उन्होंने 5 साल कर दिया था, लेकिन चूंकि एक एम्बिग्विटी मौजूद थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी कहाँ जाएगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले को जो है वो नहीं और फ्यूचर के लिए एक अच्छी राह बन गई, वरना यही होता कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देता, पार्लियामेंट एक कानून साजी करती और हर कोई अपना अपना कानून लेकर के, सुप्रीम कोर्ट अपनी डिसीजन को लेकर के आगे चलता, पार्लियामेंट अपनी डिसीजन को। तो बिल्कुल इस हवाले से क्लैरिटी जरूर आ गई है, आपके मौकफ की भी मुझे क्लैरिटी आ गई है। लेकिन मैंने सुना है सलमान भाई के आप लोग शहबाज शरीफ साहब के लिए अपनी सीट छोड़ रहे हैं, बल्कि मैं अमीनुल हक साहब को ही सुन रही थी और वो ये फरमा रहे थे कि जी हमारा वोट नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा के लिए जाएगा। यानी कि अभी डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा ने इसी प्रोग्राम में, पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना, वो अपना कथारसिस कर रही थी कि किस तरह पीपल्स पार्टी अकेले रह गई है और किस तरह से गठजोड़ हो रहा है। यानी आपने ना सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के लिए सीट छोड़ी है सिंध के अंदर, कराची के अंदर, उनको आप जितवा रहे हैं, बल्कि आपने तो अपना अगला वोट भी अनाउंस कर दिया कि जी वो नवाज शरीफ के लिए, क्योंकि नवाज शरीफ अगली दफा वजीर आजम बनने वाले। मतलब इतनी क्लैरिटी तो मतलब कमाल हो गया, 21 तोपों की सलामी है इस क्लैरिटी पर, इस विजन पर। बिनेश साहिबा, क्योंकि अमीनुल हक साहब एक सीनियर मेंबर है राब्ता कमेटी के, और वो उस कमेटी को भी हेड करने जो मुज़ाकराती कमेटी है, मेरे ख्याल में 7 अदवार हो चुके इसके, कल फाइनल राउंड हुआ था। तो जहाँ तक मेरे पास चला है वो कराची की 3 सीट है एमए की और कुछ पीएस की हैं जिसके ऊपर स्टेट एडजस्टेड फाइनल हो गया है। एनए 242 पे मुझे अभी क्लियर नहीं है क्योंकि मेरी पार्टी का अभी तक कोई इस पे मौक़िफ़ नहीं आया। तो हमारी तरफ से तो मुस्तफा कमाल हैं जो यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब इसमें कल जो अमीनुल हक साहब ने कहा कि आई वुड गो विद हिम कि जी अब ये फैसला शहबाज शरीफ और खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे, तो मेरे ख्याल में हमें उसका ऑफिशियली स्टेटमेंट का इंतजार कर लेना चाहिए और डू नॉट जंप टू द कंक्लूजन। जहाँ से वोट की बात है तो ये तो अब सबको नजर आ रहा है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन होगा। ये तो पीपल्स पार्टी भी कह रही है, हम नहीं कह रहे, पीपल्स पार्टी भी कह रही है। ये जो सलमान भाई, ये जो आपने एक बड़ा जबरदस्त एक इस जुमले के साथ एक माहौल बिल्कुल ही प्रोग्राम का तब्दील कर दिया। सबके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ गई, ताहिरा साहिबा के, मैं भी मुस्कुरा रही हूँ। शर्मिला इज नॉट स्माइलिंग बट आपने कहा कि सबको नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो वजीर आजम बन रहे हैं, तो ये सबको नजर आ रहा है, इसीलिए आपने नवाज शरीफ के साथ गठजोड़ करने को फौकियत दी और आसिफ अली जरदारी साहब को आपने ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं दी। या आसिफ अली जरदारी साहब से कोई गलती हो गई, हुआ क्या? मतलब आप सिंध की पार्टी है, आप कराची में हैं, आप लोगों को तो ज्यादा आसिफ अली जरदारी साहब सूट करने चाहिए, आप भी नवाज शरीफ साहब की तरफ जा रहे हैं और माजी के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब आपका ख्याल रखते रहे हैं, आप लोग बार बार उनसे मांग करते रहे हैं और आसिफ अली जरदारी साहब आपका फरमाइशी प्रोग्राम पूरा करते रहे हैं, तो उनसे गलती क्या हो गई इस दफा? जी दिनेश साहिबा, आसिफ अली जरदारी साहब का एहतराम है, वो एक सियासतदान, सीनियर सियासतदान पाकिस्तान के, इसमें बिलावल भुट्टो साहब का भी एहतराम है, जितने हमारे पीपल्स पार्टी के जो अच्छे रहनुमा, अच्छे लोग, उन सबका एहतराम है। लेकिन बात यह है कि जब पीडीएम का गवर्नमेंट बना था तो उसमें हमने जो माहिदे किए थे, गलती तो मैं उसको नहीं कहूंगा, लेकिन एक जानबूझ के उससे सरसे नजर किया गया और जो वादे वही जो हमसे किए गए थे, खास करके लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, कराची में डिवोल्यूशन ऑफ पावर के हवाले से, आर्टिकल 140 के हवाले से और भी उसमें थे, तो उसको जो है किसी एक वादे कोई वफा नहीं किया गया। तो नवाज शरीफ साहब के साथ ये कि अब लाजमी बात है, जब कोई भी सियासी जमात सियासत करती है तो अपने वोटर सपोर्टर के लिए, अपने हलकों के लिए, शहर के लिए तरक्याती काम कराने की करती है। तो मेरे ख्याल में इस दफा एमक्यूएम को जो सूट कर रही है वफाक में, वो नून लीग ही कर रही है और इससे पहले भी इत्तेहादी रहे। तो मैं समझता हूँ कि मियां साहब सूट कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब किस्मत के वो धनी हैं जो कि सबको सूट कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब किस्मत के वो धनी है जो एमक्यूएम को भी सूट कर रहे हैं। अच्छी बात है। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आई एम श्योर कि आपके वादे वफा ना होने पर शर्मिला फारूकी जरूर आपको जवाब देना चाहेंगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को दोबारा रिज्यूम करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। ताहिरा औरंगजेब साहिबा, डॉक्टर शर्मिला फारूकी मेरे साथ मौजूद हैं और सलमान मुजाहिद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। शर्मिला साहिबा, इस सेगमेंट का आगाज मैं आपसे करना चाहूंगी बिकॉज आई एम श्योर कि आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी। भाई आप लोगों ने वादे ही पूरे नहीं किए, वादे पूरे कर लेते तो ये भी
नवाज शरीफ साहब की तरफ ना जाते, ये भी आसिफ अली जरदारी साहब को एक दफा फिर से कंसिडर कर लेते। वादे आप पूरे नहीं करते हैं, लोग आपके जो है मिस कमिटमेंट के ऊपर आगे किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं और फिर आप कह देते हैं कि नहीं नहीं 2024 का लाडला तो कोई और नजर आ रहा है। आप अपने भी तो तर्ज को देखें कि क्या कर रहे हैं आप लोग। फिनिश MQM में कुछ अच्छे लोग हैं और मैं उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ, लेकिन एक चीज जो उनकी तर्ज सियासत रही है पिछले चंद सालों से, बल्कि चंद साल क्या तकरीबन 2 दहाई हो गए, वो ये है कि हर हाल में उन्हें इक्तदार में रहना है। मतलब दे हैव मेड दिस चॉइस, और ये बड़ी कॉन्शियस चॉइस है, स्टार्टिंग फ्रॉम जनरल मुशर्रफ, उसके 10 साल अनफेटर्ड पावर्स, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और उसके बाद वो देखते हैं कि जो भी पार्टी वफाक में हुकूमत बनाने जा रही है, जो उनको नजर आता है, जो तासुर मिलता है, वो उसके साथ जाके गठजोड़ कर लेते हैं। ये इनकी सियासत रही है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो PMLN हो, चाहे वो PTI हो, चाहे वो अगेन PMLN हो। ये सारी बातें, वादे वफा ना करना, फलाना करना, ये इररेलेवेंट हैं। इनको मालूम है, और मैं इसकी गवाह हूं, मैं इनके साथ सिंध काबीना में बैठी हुई हूँ, जितनी लेवरेज और जितनी जिसे कहते हैं ना कि एक स्पेस MQM को देते थे हम, शायद पीपल्स पार्टी वाले अपने बुजुर्ग को नहीं देते थे। दे हैड अनफेटर्ड पावर्स। अच्छा, बहुत सारे इश्यूज हैं कराची के हवाले से हैं, सेंसस का इशू है, कुछ नहीं किया इन्होंने, ये PTI के साथ भी बैठे रहे, कुछ नहीं किया। फिर ये क्या करते हैं, इनको जब नजर आता है ना कि चंद रोज में ये इनकी हुकूमत जाने वाली, जैसे इन्होंने देखा कि इमरान खान का अब रुखसती का वक्त आ गया है, इन्होंने कॉन्फिडेंस मोशन में फारिग हो जाएंगे, इन्होंने वो भी छोड़ दी। वो 3 साल मजे किए इन्होंने हुकूमत में, उसके बाद इन्होंने छोड़ दी। फिर PDM में भी आके बैठ गए हमारे साथ। PDM की जब हुकूमत बनी तो जब भी ये कोलिशन पार्टनर्स थे। तो ये आप लोगों से ज्यादा दूर अंदेश हुए, या आप लोगों से ज्यादा हालात को पढ़ लेते हैं, जैसे इन्होंने परख लिया है कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनने वाले हैं। पता मैं इसको क्या कहूँ, मैं देखे ना, मैंने कहा ना कि अब ये इनका तर्ज सियासत है, इन्होंने उसूली फैसला कर लिया है कि हमने इक्तदार में रहना है। प्रॉब्ली दे फील के दे विल बी बेटर एबल टू सर्व देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स अगर ये इक्तदार में रहे अपोजिशन की बजाय, या ये फिर अपने मफादात की सियासत करते हैं, मुझे नहीं पता, ये बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ये फैसला कर लिया है। जो भी हुकूमत आएगी ना, वो इसके अंदर जाके बैठ जाएंगे। यहाँ पर कराची के अंदर एक हमने वो वक्त देखा था जब कराची एक जुमले पे बंद हो जाता था। चाइना कटिंग भी ना, आप 100 प्रोग्राम कर चुकी हैं, चाइना कटिंग, ये सारे एम्यूनिटी प्लॉट्स के ऊपर, शादी हॉल्स, फला, ये वो बुरी लाशें। मैं उस माजी में नहीं जाना चाहती, माजी उस टाइम पर तो मैं रहती भी कराची में थी, बड़ा तारीफ दौर था। ठीक है ना, हाँ ठीक है जी। तो अगर आज वो सियासत से दूर हो गए, अच्छी बात है। माफी तौबा का रास्ता तो अल्लाह ने भी दिया है ना, वो रास्ता बंद किसी के लिए नहीं है। जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने कहा ना कि माफी तो अल्लाह ताला भी वो रास्ता खोल के रखता है, ठीक है। अब इनकी सियासत कुछ और है, लेकिन अब बात ये है कि हम हमेशा एक चीज कहते हैं, हमें नफरत की सियासत नहीं करनी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यही तो कह रहे हैं ना, 70 साल पोसीदा सियासत को दफन कर दो, एक नई सियासत को जन्म दो जिसमें हम सब साथ मिलकर चलिए। छोड़ दें आपस सियासत नहीं है, लेकिन तौर तरीके पुराने हैं। मुझे इसी बात के ऊपर आपसे मजीद भी बात करनी है, लेकिन मुझे एक सवाल करना अलाउ करें ताहिरा औरंगजेब साहिबा से, क्योंकि इसका ताल्लुक उसी से है। नई सियासत करनी है, सबने नई सियासत करनी है, बिलावल ने भी नई सियासत करनी है, ताहिरा साहिबा भी कह रही थी कि नवाज शरीफ साहब बदले हुए वजीर आजम होंगे। बदले हुए वजीर आजम होंगे कि नहीं होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन तर्ज वही चल रहा है। इतलात है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से ताहिरा बीबी, आपकी जो पार्टी है वो सीट एडजस्टमेंट कर रही है। अच्छा, सीट एडजस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जमहूरी है, इलेक्शन से पहले यही जमहूरियत का हुस्न है कि जो छोटी पार्टीज हैं, जिनको अपनी हुकूमत नहीं नजर आती, वो जिनकी हुकूमत बन रही होती है उनके साथ इत्तेहाद कर लेती है, उनके साथ मिल जाती है। लेकिन ताहिरा साहिबा, नाम पे जरा गौर फरमाइएगा, जहांगीर खान तरीन, ओन चौधरी, चौधरी सरवर एंड इसके अलावा आमिर कियानी, और इसके अलावा और बहुत से नाम हैं, लेकिन ये 3-4 नाम बड़े बड़े मोटे मोटे मैंने आपको वो बताए हैं जो कि PTI में जब थे ये आप लोगों को गालियां देते थे, आप लोगों के बारे में इतनी बुरी बुरी बातें करते थे, और अब नून लीग इनको साथ एडजस्टमेंट कर रही है। ना सिर्फ एडजस्टमेंट कर रही है बल्कि अपने अपने उम्मीदवार इनके हक में दस्तबरदार कर रही है। ये किस तरह की नई सियासत है? ये तो पुरानी से भी पुरानी सियासत है। वोट को इज्जत तो किधर गया ताहिरा साहिबा? नहीं, आपको याद होगा, देखिए पुरानी सियासत ऐसी बल्कि नहीं होती थी। अभी जो हाल ही में गवर्नमेंट गुजरी है,
जिसमें 13 पार्टियों का पीडीएम था और हम एक ही काबीना में थे, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी भी थे और बाकी 12 जमातें भी शामिल थी। ये तो अभी हाल ही में आपने ये तजर्बा देखा कि पीडीएम बना और पीडीएम के तहत ये जो 16 महीने की गवर्नमेंट थी, बड़ी कामयाबी से शहबाज शरीफ साहब को बड़ा मैं क्रेडिट देती हूँ कि उन्होंने जिस तरह से मुख्तलिफ सियासी जमातों और मुख्तलिफ सियासी ख्याल के लोगों को एक गुलदस्ता बना के काबीना में रखा और ये मुल्क के मसाइल को हल किया उन 16 महीनों में जिस तेजी से, और उसके दौरान वो हर सूबे में भी पहुंचे, ताहिरा साहिबा, का भी अंदाजा किया। आप उनकी तारीफ कर सकती हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि इतने मजबूर वजीर आजम थे कि 100 की काबीना रखनी पड़ी थी। मतलब वाकई आप इस बात के ऊपर उनकी तारीफ कर सकती हैं। उस गुलदस्ते के ना 100 फूल थे जो गुलदस्ता देखिए, उस मुल्क की हालात का तकाजा यही था कि तमाम सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद करके गवर्नमेंट को चलाया। मुल्क की हालात का नहीं, ताहिरा साहिबा, ऐसा ना करें। ये हुकूमत का तकाजा था कि अगर हुकूमत में रहना है, वजारत उज़्मा पे रहना है, तो 100 वजीर पाकिस्तान जो था होगी जी नहीं, पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पे था। जो गवर्नमेंट पिछली गई 4.5 साल 3.5 साल ये हशर करके, IMF जो था वो किन हालात में पाकिस्तान को देख रहा था और किस तरह से मुज़ाकरात किए जा रहे थे, किस तरह से डिफॉल्ट से बचने के लिए हालात को बचाया जा रहा था। अगर हम लोग उस वक्त 13 जमातें मिलके ये गवर्नमेंट न बनाती तो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका होता, खुदा न खास्ता। और मैं नहीं चाहती कि वो अल्फाज भी मुंह पे लाऊं जो नहीं चाहिए। आप मेरी बड़ी हैं, आपने कहा मैंने मान लिया, तो अब IPP को क्यों एडजस्ट कर रही हैं? जहांगीर तरीन, ओन चौधरी, आमिर कियानी, चौधरी सरवर, तो फिर पीछे तो बाकी हमारी अपनी वेरी ओन डॉक्टर फिरदौस आपा ही बच जाती हैं। फिर फिरदौस आपा को भी रख लें, फारूक हबीब को क्यों नहीं रख रही? उनको भी एडजस्ट कर लें। इनका क्या कसूर है जी? नहीं, ये तो देखिए ना, ये जो कमेटी बनाई गई है, जिन लोगों पे मुश्तमिल, जो इन लोगों से डायलॉग्स कर रहे हैं, कोई KMKM से कर रहा है, कोई IPP से कर रहा है, कोई दीगर जमातों से कर रहा है, कोई JUI से कर रहा है, तो ये तो तमाम जो मुज़ाकरात हैं जो लोग कर रहे हैं, ये उन्हें पता है उनकी प्रायोरिटीज क्या है, किस किस को रखना है, किसके साथ सीट एडजस्टमेंट करनी है, किसके मुकाबले में अपने लोगों को बिठाना है और वहाँ उनको सपोर्ट करनी है। एक मिनट ताहिरा साहब, सब छोड़ दें, सब छोड़ दें। ये मेरी और आपकी बात सुन तो वैसे पूरा पाकिस्तान ही रहा है, लेकिन मेरी आपकी बात अभी पार्टी को छोड़ दें। क्या ताहिरा औरंगजेब साहिबा जो इतने सालों से नून लीग में है, आप मुझे ये बताएं कि क्या ताहिरा औरंगजेब साहिबा एज अ पॉलिटिशियन, क्या जहांगीर खान तरीन, ओन चौधरी, आमिर कियानी, चौधरी सरवर, फिरदौस आशिक अवान, फारूक हबीब, इनको एडजस्ट करेंगी या इनके साथ किसी किस्म का इत्तेहाद करना चाहेंगी? ये ताहिरा औरंगजेब का मुझे जवाब चाहिए। देखिए, मैं एक सियासी कारकुन हूं, अगर आप मेरा जाती जवाब पूछती हैं तो मैं कहूंगी नहीं। वाह, बस मुझे जवाब मिल गया। क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो अपनी पार्टी के साथ कमिटमेंट है ना, वो हमें मर्दे दम तक निभानी चाहिए, लेकिन अगर हमारी क़यादत को फैसला करती है तो उस फैसले की पाबंदी भी हम पर आयद होती है। अच्छा, मुझे ये नहीं पता कि आपका ये फैसला नून लीग के बड़े कैसे देखेंगे, लेकिन ये जो आपने कॉमेंट किया है ना, आपने ये कमेंट करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो फॉलोअर्स हैं, जो कारकुनान हैं, उनकी सही तर्जुमानी की है। मुझे इसी नोट पर एक ब्रेक लेना है। सीधी बात बीनर सलीम के साथ में गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। शर्मिला साहिबा, तारीख से कुछ मैं आपको याद कराना चाहूंगी। 2017 में आसिफ अली जरदारी साहब ने बिलावल भुट्टो को साथ बिठाकर कहा था कि उनको, और लग रहा है कि जो नवाज शरीफ का जो पूरा खानदान है उनकी सियासत खत्म हो चुकी है। और आज 2024 में मैं आपको ये खबर देना चाहूंगी, अलाउ मी टू से दिस, कि अगर वजीर आजम नवाज शरीफ साहब बने तो जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो आराम से सदारत ले लेंगे, उनको रत्ती भर भी दिक्कत नहीं होगी, बल्कि वो इस हुकूमत में शामिल होना चाहेंगे। तो वक्त की बात है। ये आप अपनी पेशेंट गोई कर रही हैं या सवाल का जवाब पूछ रही हैं कि ऐसा होगा मुझसे? आर यू टेकिंग माय ओपिनियन? मैंने आपको एक खबर दी है और आप उसको सवाल समझ के इसका जवाब दे दीजिए। अच्छा, मैं इस पे थोड़ा सा तबसरा करूं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सारी तलखियां थी पीपल्स पार्टी और PMLN के अंदर, इंतहा की। बीबी शहीद के बारे में न जाने क्या क्या अल्फाज, क्या क्या जुमले कहे गए थे, लेकिन बीबी साहिबा ने भी मुल्क की मफाद की खातिर लंदन में जब वो थी एग्जाइल में और मियाँ साहब भी थे, उन्होंने मिसाक जमहूरियत किया।
उस मिसाक जमहूरियत के तहत उन्होंने वो तमाम तलखियां, रंजिशें, शिकायत एक डब्बे में बंद कर दी। बहुत बड़ी बात है एक खातून के लिए वो तमाम चीजें भुला देना और मुल्क की वसीतर मफाद में एक मिसाक जमहूरियत करना। अब चार्टर डेमोक्रेसी जिसकी आज तक हम मिसाल देते हैं, और उसी के नतीजे में उसमें एक पॉइंट था कि जी थर्ड टाइम बार जो है प्राइम मिनिस्टर पे वो हम हटाएंगे, और उसके बाद मियाँ साहब बने, बीबी साहिबा तो शहीद हो गई। ठीक, तो वो भी बीबी साहिबा ने किया, और बीबी साहिबा की शहादत के बाद जब इस मुल्क में आग लगी हुई थी, लोग कह रहे थे पाकिस्तान ही नहीं चाहिए, तो उस वक्त नारा लगाया आसिफ अली जरदारी साहब ने, पाकिस्तान खपे, और उन्होंने यही नफरत की सियासत को दफन किया। इसी तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब आप आज कहते हैं ना कि ये नफरत की सियासत को खत्म कर दो, साथ मिलके चलो, तो ये नहीं कह रहे कि हम एक दूसरे में जम हो जाएं, हम एक दूसरे की आइडियोलॉजीज को अडॉप्ट कर लें, हम एक दूसरे के साथ जो है वो हो जाएं, लेकिन वो ये कहते हैं कि मुल्की मुफाद की खातिर साथ मिलके चलें। देखिए इस मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की बेहद जरूरत है। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा मईशत का पहिया नहीं चलेगा। मईशत नहीं बहाल होगी तो गरीब तर होता जाएगा, भूख से हम मर जाएंगे, इस मुल्क में फूड इनसिक्योरिटी है, नौजवान मायूस हो जाएगा, लोग चले जाएंगे, लोग खुशियां करेंगे। जो कि इस वक्त भी हम ऐसे ही कुछ माहौल देख रहे हैं ना, जिन बदतरीन हालात पाकिस्तान में इस वक्त हैं, आज से पहले हमने इतने बदतरीन हालात तो नहीं देखे। इस पूरे सिनेरियो के अंदर, इस पूरे हम पीडीएम में भी तो साथ बैठे ना इनके, हमने सारी जमातें को इकट्ठे किया, पीडीएम में बैठे ना, यही सारी जमातें बैठी थी ना। उसके बाद जब पीडीएम की हुकूमत बनी, उसके बाद जब कोलिशन बनी, तो हम भी उनके साथ थे ना, बैठे। तो अगर इसका फैसला मैं नहीं करूंगी, इसका फैसला सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब नहीं करेंगे, इसका फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिसने सदर जरदारी साहब चाहते तो अनाउंस कर देते बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इज द कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टर, बट नहीं, ही प्रपोज्ड इन द सीएसी, और सीएसी ने जब उस पर डिलिब्रेशन की और उसको एंडोर्स किया, तो फिर एक कैंडिडेटर सामने आया। तो पीपल्स पार्टी एक इंटरनली भी बड़ी जमहूरी जमात है, हम सुनते हैं लोगों की आरा, डिसेंट भी होता है, सारी चीजें होती, उसके बाद एक फैसला होता है। तो अगर ऐसा कोई फैसला होने वाला होगा तो फिर सीसी करेगी। मैं यहाँ बैठ के इसका जवाब कबल इस वक्त नहीं दे सकती, लेकिन मैंने आपको बताया नफरत की सियासत नहीं चल सकती इस मुल्क के अंदर, नुकसान एक दूसरे को हो जाएगा, इस मुल्क की गरीब गयूर आवाम को हो जाएगा, वो पिस जाएगी, मर जाएगी। बड़ी अच्छी बात आपने की है। मुझे आखिरी 2 मिनट जो है मुझे एमक्यूएम पाकिस्तान को देना है। सलमान भाई, नफरत की सियासत, ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार बात करती है, बिलावल भी बात करते हैं, ये मेरे ख्याल से कि आपको इसका खैर मकदम करना चाहिए कि नफरत की सियासत नहीं होनी चाहिए। खास तौर पे पाकिस्तान ने जो पिछले 7, 8, 10 सालों में जो सियासत देखी है, एटलीस्ट वो नहीं होनी चाहिए। सलमान भाई, ब्रेक पे जाने से पहले आपने शर्मिला साहब को फायदा को मौका दिया था और उन्होंने काफी बातें की। मैं कोशिश करता हूँ कि बात करूँ इस पे भी और उस पे भी। देखें 9-0 पे आके किसने कहा था, जरदारी साहब खुद आए थे ना, और शोधा की कब्रिस्तान भेज के जाके माफी मांगी थी कि हमने ऑपरेशन किया, मावरा अदालत कतल किया, गलत किया। उन्होंने आके टॉपी बनाई थी ना, हुकूमत में लेने वो आए थे, हम नहीं गए थे। मैं 2013 की बात बता रहा हूँ। इसके बाद सेंसिस की बात की उन्होंने, ये जो डिजिटल सेंसिस है एमक्यूएम पाकिस्तान ने ही पिछली काबीना से उसकी मंजूरी कराई, और एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपनी काबिशों से 75 लाख जो कराची के शहरियों को जो गायब कर दिया गया था उनको सेंसिस में काउंट करवाया। नंबर 3, अगर मैं आपको बताऊं कि पीडीएम की हुकूमत का ये कह रही है कि पीडीएम की हुकूमत एमक्यूएम आके बैठ गई, नहीं भाई, अगर पीडीएम में अगर एमक्यूएम ना आती तो पीडीएम की हुकूमत बननी नहीं थी। आपके जरदारी साहब, बिलावल साहब सुबह 5 बजे अलग सुबह जो है खालिद मकबूल साहब के लॉज में आए थे, मिन्नत से करके कहा कि हमारा साथ दे दें। इसके बाद हमने जमहूरियत की खातिर साथ दिया, तभी तो बिलावल साहब वजीर खारजा बने और शहबाज शरीफ वजीर आजम बने। हम नहीं आए थे, आप हमारे पास आए थे वोटों की खैरात लेने, और हमने आपको 6 वोटों की 7 वोटों की खैरात दी। अब देखिए एमक्यूएम पाकिस्तान ने नवाज शरीफ साहब का इंतखाब क्यों किया। एमक्यूएम पाकिस्तान ने बिफोर अलायंस जो है 3 आईनी तरामीम का जो है ड्राफ्ट पेश कर दिया है, जिसमें लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने की बात है, और पूरे मुल्क के लिए क्या गया, सिर्फ कराची के लिए नहीं गई। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो एमएसपी का जो एक चेयर आता है वो प्रोविंशियल उसमें आते हैं, जहाँ चीफ मिनिस्टर जो है बादशाह है, वो नीचे उसको डिवोल्व नहीं करता। हम कहते हैं जो एनएसपी का चेयर है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज हो जाए और इस आइन में शामिल हो जाए। अब बात कर लेते हैं सिनारियो की। अच्छी बात है अगर कोई ये कह रहा है कि नफरत की सियासत नहीं होनी चाहिए, और कोई ये कह रहा है कि बदले की सियासत नहीं होनी चाहिए, कोई ये कह रहा है कि जी इंतशार की सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम क्या करें, जो 9 मई का जो फाना हो गया यहाँ पे, उसमें तो अब आप जो उसके मुजरिम आने वो काबिल माफी तो नहीं है। इससे पहले अगर जब बीबी की शहादत हुई थी
तो पीवी की शहादत पिंडी में हुई, लेकिन उसका बदला कराची में लिया गया। बड़ा सलमान भाई, 3 दिन से कराची में- अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, पर बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है कि 9 मई का जो वाकया हुआ उनके कर्ताओं धर्ताओं को सजाएं जरूर होनी चाहिए। इसी नोट के ऊपर आज के लिए इतना ही। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के फीडबैक का इंतजार रहेगा। कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।